हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हमने वर्ब का जो बेसिक फॉर्मेट है उसका अध्ययन कर लिया था। हम कर रहे थे वर्ब के एडवांस फॉर्मेट का अध्ययन, जिसके अंदर हमने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का अध्ययन कर लिया था। आज हम एडवांस फॉर्मेट में ही वर्ब को उपविभाजित करके जो दो अन्य भागों में बांटा जाता है उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। कि आइए देखते हैं वर्ब को दो और अन्य किन भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखिए, वर्ब यानी क्रिया, इसको दो अन्य और भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सहकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। वर्ब को दो अन्य भागों में और विभाजित किया गया है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सहकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। कि देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। ट्रांजिटिव वर्ब की जो पहली विशेषता है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। यह सबसे मुख्य विशेषता है ट्रांजिटिव वर्ब की, कि ट्रांजिटिव वर्ब वही होती है जिसका कोई न कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव है वो केवल कर्ता तक ही सीमित नहीं होता है, यानी सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं होता है। इसका प्रभाव वाक्य में अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। शुरू में सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के बाद वर्ब आती है। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है इसका प्रभाव केवल अपने से पहले आए सब्जेक्ट पर ही नहीं होता है, इसके आगे आए कोई भी अन्य कोई व्यक्ति, वस्तु, नाउन, प्रोनाउन जो भी है उनके ऊपर भी उस वर्ब का यानी ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव पड़ता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की दो मुख्य विशेषताएं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका कोई न कोई ऑब्जेक्ट होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव है वो केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं होता है, अन्य व्यक्ति या वस्तुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। तो इसकी पहली विशेषता क्या होगी कि इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब वही होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं होता है। और इनकी दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि इनट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव है वो केवल सब्जेक्ट यानी कर्ता तक ही सीमित होता है, केवल इनका प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है। जबकि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनका प्रभाव कर्ता के अलावा वाक्य में अन्य व्यक्ति या वस्तुओं के ऊपर भी पड़ता है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव है वो केवल किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है। ये होगी इनकी विशेषताएं। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सहकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है जिनका ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं होता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि राम राइट्स ए स्टोरी। अब इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, राइट्स ये मेन वर्ब है, और ए स्टोरी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब के तुरंत बाद देखिए ऑब्जेक्ट आया है कि राम एक कहानी लिखता है। ठीक है, तो ये जो अब इस वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है इसकी वजह से ये जो वर्ब है ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और अगर मैं इतना ही लिखता कि राम राइट्स, राम लिखता है ना, तो इस वर्ब के बाद क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे राइट्स क्या हो गया, इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। या फिर मैं ऐसे लिखता कि राम राइट्स इन द मॉर्निंग, राम राइट्स इन द मॉर्निंग मतलब राम सुबह लिखता है ना, फिर भी इन द मॉर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट्स क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करने का मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए।
आपके सामने मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, आप उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उस वर्ब से व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन कीजिए। व्हाट का अर्थ क्या होता है क्या, और whom का अर्थ क्या होता है किसे या किसको। वर्ब से आप किसी भी सेंटेंस में वर्ब का पता लगाने के लिए कि वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, उस वर्ब से आप व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन कीजिए। यदि आंसर आता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और यदि आंसर नहीं आता है तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव है। आपको सिर्फ दो, या तो व्हाट लगा के क्वेश्चन कीजिए या whom लगा के क्वेश्चन कीजिए। यदि उस सेंटेंस में आंसर आ रहा है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो वो वर्ब इनट्रांजिटिव है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राम क्रिकेट खेलता है। अब आप इसमें व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन करो। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। प्रश्न क्या बनेगा, राम क्या खेलता है। आंसर आ रहा है ना क्रिकेट, एंड आंसर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लेस क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। व्हाट और whom लगा के जब आप क्वेश्चन करेंगे और जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिए। जब आप वर्ब के साथ व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन करेंगे, वर्ब कौन है, खेलता है, तो इसी के साथ बनाना प्रश्न, राम क्या खेलता है, तो आंसर क्या है, राम प्लेज क्रिकेट। तो जो आंसर आएगा वो उस सब्जेक्ट का उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन राम प्लेज क्रिकेट, आपने क्वेश्चन किया कि राम क्या खेलता है, तो उत्तर आया ना राम क्रिकेट खेलता है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम प्लेज इन द मॉर्निंग। राम प्लेज इन द मॉर्निंग, राम सुबह खेलता है। अब आप इसमें क्या लगा के प्रश्न लगाओ, राम क्या खेलता है, कोई उत्तर नहीं है। राम क्या खेलता है, कोई उत्तर है क्या इसमें तो हमारा सेंटेंस का अर्थ है कि राम सुबह खेलता है। अब whom लगा के करो, राम किसे खेलता है, राम किसको खेलता है, कोई आंसर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। राम कब खेलता है इसका जरूर आ रहा है, लेकिन हमें व्हेन वेयर वो लगा के आंसर नहीं लेना है, हमें सिर्फ व्हाट और whom। ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करने के लिए आप दो चीजों को ध्यान में रखो कि सेंटेंस से व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन करो। यदि आंसर आ रहा है तो वो जो आंसर है वो उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, और यदि ऑब्जेक्ट होगा तो वो कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और यदि आंसर नहीं आएगा तो वो वहां पे इनट्रांजिटिव होगी। अब राम प्लेज इन द मॉर्निंग, अब इसमें दोनों प्रश्न लगा के देख लो, राम क्या खेलता है या राम किसे खेलता है, आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा इसमें। राम क्या खेलता है, क्या इसमें उत्तर है, नहीं है। राम किसे खेलता है, क्या उत्तर है, नहीं है। तो इस सेंटेंस में तो प्लेस क्या होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब, और इस ऊपर वाले में क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। आगे देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब की एक मुख्य और पहचान बता दूं मैं। ट्रांजिटिव वर्ब वही होती है जिसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है, कई बार डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट, है ना सब, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे कि राम गेव मी ए पेन। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है, मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ए पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम ने मुझे एक पेन दिया। अब आपको मैंने बताया था कि हमें व्हाट और whom लगा के क्वेश्चन करना है। राम गेव मी ए पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया। अब व्हाट लगा के क्वेश्चन कीजिए, राम ने मुझे क्या दिया, आंसर आया क्या, राम ने मुझे पेन दिया, आंसर आ गया। क्या लगाने से आंसर आया, पेन। अब आप whom लगा के क्वेश्चन कीजिए, राम गेव मी ए पेन, whom का क्या होता है, किसे या किसको, है ना। राम ने पेन किसको दिया, मी, मुझे दिया, इससे भी आंसर आ रहा है ना। व्हाट लगा के आपने क्वेश्चन किया तब भी आंसर आया, whom लगा के आपने क्वेश्चन किया तब भी आंसर आया। इसका मतलब मी भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए, इनमें से एक डायरेक्ट है और एक इनमें से इनडायरेक्ट है। तो जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है वो तो इनडायरेक्ट होता है,
अब मी यानी मुझे, अब मुझे का मतलब किसी व्यक्ति के लिए कहा है, मेरे लिए कहा है, तो मैं सजीव हूं। तो सजीव ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। और जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है, ये पेन, पेन तो एक वस्तु है ना, तो जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो सजीव होता है वो इनडायरेक्ट होता है और जो निर्जीव होता है वो डायरेक्ट होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की एक खास पहचान ये भी है कि ट्रांजिटिव वर्ब के आने वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तब ही वो वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर अब ये सेंटेंस ये होता कि राम गिव मी, राम ने मुझे दिया, है ना, मी अब आपको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि यदि वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट आ रहा है तब वो वर्ब क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी, अदरवाइज वो क्या होगी? इनट्रांजिटिव। अब यहाँ पे जो गिव है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब निर्जीव ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट का मतलब एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कौन सा होता है? जो निर्जीव होता है, और इनडायरेक्ट कौन सा होता है? जो सजीव होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब की जो पहचान है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट आते हैं, है ना, तो अब जो ट्रांजिटिव वर्ब है, यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, तो वो जो वर्ब वो तो होती है मोनोट्रांजिटिव। और यदि किसी वर्ब के आगे दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो होती है डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव। अब जैसे यहाँ पे गेव है, गेव के आगे दो ऑब्जेक्ट आ गए, मी और एक पेन, तो यहाँ पे जो गेव है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार की होती है, मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। यदि वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो कौन सी वर्ब होगी? डाई ट्रांजिटिव। और मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम गेव, या मैंने एक ऐसे लिख दिया राम राइट्स ए लेटर। राम राइट्स ये वर्ब है, ए लेटर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यदि आपको नहीं पता चल रहा कि ये लेटर क्या है तो आप क्वेश्चन करके देख लीजिए, व्हाट या होम। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? क्या लिखता है? एक पत्र। तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट और होम से जो आंसर आएगा वो उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। तो ए लेटर एक पत्र, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है? निर्जीव है ना पत्र, है ना। तो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब जैसे राम गेव मी ए पेन, उस सेंटेंस में ए पेन ऑब्जेक्ट तो है ना। आप ये भी सोच सकते हो कि गेव के बाद तो मी आया है, लेकिन सेंटेंस में ए पेन भी तो है ना। राम राइट्स ए लेटर, तो एक पत्र ये यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपने क्या लगा कि प्रश्न किया तो उत्तर आपको मिल गया। अब लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक ही है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है, दो नहीं है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये राइट्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब भी दो प्रकार की होती है, मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। तो अब एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सी होगी? मोनोट्रांजिटिव। और यदि दो ऑब्जेक्ट थे, जैसे हमने सेंटेंस बोला था कि राम गेव मी ए पेन, तो उसके बाद दोनों आपने क्वेश्चन किए, राम गेव मी ए पेन, राम ने मुझे क्या दिया? तो एक पेन, ये भी उत्तर है। राम ने पेन किसको दिया? है ना, होम लगा के क्वेश्चन किया तो मुझे दिया। दोनों आंसर आ रहे थे, तो मी भी ऑब्जेक्ट था, मी सजीव ऑब्जेक्ट यानी इनडायरेक्ट, और ए पेन निर्जीव ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट हो तो वो होगी डाई ट्रांजिटिव, तो ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब। अब है इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। तो इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और इनका जो प्रभाव है वो केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, जबकि इनका ट्रांजिटिव वर्ब का जो प्रभाव है वो केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहता है, अन्य व्यक्ति या वस्तुओं पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। राम राइट्स ए लेटर, अब जो ये राइट्स है इसका प्रभाव केवल राम पर ही थोड़ी पड़ा है। अब मैं इतना ही कहता है कि राम राइट्स, राम लिखता है, तब वाक्य में राम सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनना, राम राइट्स तो राम लिखता है, तो इस राइट्स का प्रभाव सिर्फ राम पे पड़ा। लेकिन मैंने कहा राम राइट्स ए लेटर, तो राइट्स का प्रभाव राम पे भी पड़ा है और ये लेटर पे भी पड़ा है, क्योंकि राम लिखता है, लेकिन लिखता है क्या? एक पत्र लिखता है ना। अन्य व्यक्ति या वस्तु पर भी प्रभाव पड़ता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और उनका प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित रहता है। जैसे मैंने लिखा राम वीप्स,
राम रोता है। अब आप व्हाट और होम लगा के क्वेश्चन कर लो, कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। राम वीप्स, राम रोता है। राम क्या रोता है, कोई आंसर आएगा? राम किसको रोता है, कोई आंसर नहीं है ना इस में राम वीप्स में। राम वीप्स व्हाट और होम दोनों लगा के क्वेश्चन कर लो। राम क्या रोता है या राम किसे या किसको रोता है, कोई आंसर नहीं आ रहा। इसका मतलब राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और जो वीप्स है वो वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने क्या कहा कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका प्रभाव सिर्फ किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट पे पड़ता है। राम वीप्स, राम रोता है। रोता कौन है? राम। वीप का प्रभाव किस पे पड़ा? सिर्फ सब्जेक्ट पे ही पड़ा, अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति पर इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारी वर्ब होती हैं, जैसे ही स्लीप्स, वह सोता है ना। वह क्या सोता है, वह किसे सोता है, वह किसको सोता है, हमें कोई आंसर मिल रहा है क्या? व्हाट और होम लगा के क्वेश्चन कीजिए, कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको। तो अब एक सेंटेंस मैंने बोला, दो सेंटेंस अब आपको दोनों वर्ब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि राम प्लेज क्रिकेट, एक लिखा राम प्लेज इन द प्लेग्राउंड। अब देखिए, राम क्या है? सब्जेक्ट। इस वाक्य में भी राम क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। इस वाक्य में प्लेस क्या है? वर्ब। इस वाक्य में प्लेस क्या है? वर्ब। यहाँ तक ठीक है। अब आगे एक में क्रिकेट है, एक में आगे इन द प्लेग्राउंड है। अब कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं कि वर्ब के तुरंत बाद वाले शब्द को क्या समझ लेते हैं? ऑब्जेक्ट ही समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप व्हाट और होम लगा के क्वेश्चन करो। यदि आंसर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है, नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो राम प्लेज क्रिकेट, आपको क्वेश्चन सिर्फ दो ही लगा के करने हैं, व्हाट और होम, अन्य कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। व्हाट या होम, व्हाट का अर्थ होता है क्या, होम का अर्थ होता है किसे या किसको। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। क्या लगा के प्रश्न बनाइए, राम क्या खेलता है? क्रिकेट। आंसर आ गया। आंसर आ गया, इसका मतलब जो आंसर आया वो सेंटेंस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। अगला सेंटेंस, राम प्लेज इन द प्लेग्राउंड, राम मैदान में खेलता है। राम क्या खेलता है? कोई आंसर आया? राम किसे खेलता है? कोई आंसर नहीं आया, है ना। इसका मतलब इन द प्लेग्राउंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, नहीं कि ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्लेज है वो कौन सी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ऊपर वाले वाक्य में प्लेज ट्रांजिटिव वर्ब है, नीचे वाले सेंटेंस में प्लेज इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका ऑब्जेक्ट होता है और जिसका प्रभाव केवल कर्ता तक ही नहीं होता है, अन्य व्यक्ति या वस्तुओं पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है और उनका प्रभाव केवल कर्ता तक ही सीमित होता है। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की होती है, मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। यदि वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सेंटेंस में, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, डायरेक्ट निर्जीव होता है और इनडायरेक्ट सजीव होता है ना। तो जो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। अब जैसे राम गेव मी ए पेन, तो मी भी ऑब्जेक्ट है, ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे गेव डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, है ना। और राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे एक ही वर्ब है तो ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ठीक है। आपको व्हाट और होम लगा के क्वेश्चन करना है, आंसर मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक चीज कि ये भी बता दी मैंने कि वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तुरंत बाद का मतलब ये नहीं है, जैसे ये सेंटेंस था राम गेव मी ए पेन, तो गेव के तुरंत बाद तो मी आया है, लेकिन सेंटेंस में ए पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाना चाहिए। वर्ब के बाद यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, भले ही पहले इनडायरेक्ट आ जाए, लेकिन यदि बाद में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ब का टॉपिक, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इस प्रकार हमारा वर्ब का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।